सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु से अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस विधायक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राज्यसभा के लिए कल मतदान। अमरनाथ यात्रियों पर लश्कर आतंकियों ने किया था हमला, जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, पुलवामा में एक आतंकी ढेर। न्याय और धार्मिक सहिष्णुता मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी। एनएलयू के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का बयान, भीड़तंत्र के खतरे से किया आगाह। वेनेजुएला के वेलेंसिया आर्मी बेस पर हमला, 2 आतंकी ढेर, 8 गिरफ्तार, फरार हमलावरों की तलाश जारी। और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने जीता दूसरा मुकाबला, श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराया। सीरीज पर भारत की अजेय बढ़त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक और 1 कश्मीरी है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों का प्लान पहले 9 जुलाई को इस हमले को अंजाम देने का था, लेकिन सीआरपीएफ या यात्रियों का कोई वाहन नहीं मिलने पर उन्हें अपने प्लान में फेरबदल करना पड़ा। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए इस हमले में 8 यात्रियों की मौत हो गई थी और 1 पुलिस वाले सहित 19 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसके 2 साथियों की तलाश अब भी जारी है। After the investigation has been almost completed, we stick to their stand. Lashkar was involved and the accused are identified. A Pakistani militant of Lashkar along with 2 other Pakistani militants and 1 local Kashmiri Lashkar militant carried out the attack actually. पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकवादी को मार गिराया है। इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान चलाया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। संबुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया था। रविवार शाम सुरक्षा बलों की टीम संबुरा के एक रिहायशी क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी इलाके के घरों में छुप गए। घाटी में सुरक्षा बलों ने बीते 1 हफ्ते में कई आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को केरल में हमले का शिकार हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने केरल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में राजनीतिक हिंसा की शिकार बने आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने केरल में राजनीतिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। They are attacking houses. They are attacking political opponents with weapons. They are some people inflicting a lot of damage on them. Even officers are not being spared. वित्त मंत्री ने इस तरह के मामलों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस और राज्य सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश में हिंसा का माहौल कभी खत्म नहीं होगा। I do hope and pray that this environment doesn't continue for very long. Both our central and state party would like to fully cooperate in putting an end to this atmosphere of violence, and I do hope the state government takes active steps. इससे पहले वित्त मंत्री ने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में भी हिस्सा लिया।
उन्होंने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि इस तरह के हमले सभी दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कई दिनों से बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रह रहे गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक वापस अहमदाबाद लौट आए हैं। कांग्रेस ने 8 अगस्त को गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए 44 एमएलए बेंगलुरु भेज दिए थे। राज्य में 8 अगस्त को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, जबकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के उम्मीदवार होने की वजह से इस पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी के एक और उम्मीदवार खड़ा करने से यह मामला पेचीदा हो गया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि इंडिया का मतलब इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट इंपैक्टिंग ऑल इंडियंस है। ये बातें उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद हुए इस सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि इंडिया का मतलब पूरी समानता के साथ इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट इंपैक्टिंग ऑल इंडियंस है। ये इंडिया के लिए मिशन है। वेंकैया नायडू ने कहा कि उनके मन में कर्नाटक के लिए काफी सम्मान है, क्योंकि राज्य ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर 3 कार्यकाल में देश की सेवा करने का मौका दिया। इसके बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के लिए रविवार रात तिरुमाला पहुंचे और आज सुबह उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उनका तिरुपति और अपने पैतृक गांव में कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सुबह वेंकैया नायडू वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। 3 times continuously for 18 years, selecting me to parliament is not an ordinary thing. So I always remember the love and affection shown towards me by the people of Karnataka, by the members of the Legislative Assembly of Karnataka and the political leadership of Karnataka for the honor they have bestowed on me. It is not the people of Karnataka or the legislators that have decided that I should go out of Karnataka. I thought 3 times the people have given an opportunity, let somebody else also get an opportunity. That's why as an All India leader, I have gone to Rajasthan, and Rajasthan people were kind enough to elect me from the state of Rajasthan. Because India is one country, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरा भारत एक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि न्याय और धार्मिक सहिष्णुता मजबूत लोकतंत्र का आधार है। उपराष्ट्रपति रविवार को बेंगलुरु के NLSU के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे थे। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के 25वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा लोकतंत्र का मजबूत आधार है। साथ ही आधुनिक लोकतंत्र में मानव इतिहास के सर्वाधिक समावेशी राजनीति की संभावना है। Modern democracy offers the prospect of the most inclusive politics of human history. By the same logic, there is a thrust for exclusion that is a byproduct of the need for cohesion in democratic societies. उपराष्ट्रपति ने कहा कि धार्मिक एकता और भाईचारा देश की पहचान रहे हैं। देश का मूल चरित्र सेक्युलर है, लेकिन इसे बदलने की कोशिशें होती रही हैं। The relationship between identity and inequality lies at the heart of secularism and democracy in India. The challenge today then is to reiterate and rejuvenate secularism's basic principles: equality, freedom of religion and tolerance. उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र के भीड़तंत्र में बदलने के खतरों से भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं की कमजोरी, मनमाने फैसले लेने, भीड़ के शासन और राजनीतिक बहस को कोलाहलपूर्ण मांगों की तरफ धकेल देने से खतरे बढ़े हैं। How then, friends, do we go about creating conditions and space for a more comprehensive realization of the twin objectives of
pluralism and secularism, and in weaving it into the fabric of a comprehensive actualization of the democratic objectives set forth in the Constitution. उपराष्ट्रपति ने सराहनीय प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश JS खेयर और NLS UI के VC प्रोफेसर R वेंकट राव भी मौजूद थे। बेंगलुरु से संजय कुमार, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कर्क रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर नजर आने वाली 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक। भूमध्य रेखा के समानांतर है ये काल्पनिक लकीर, जो नहीं देती दिखाई। सीधी पड़ती है यहां सूरज की किरण, इसीलिए नहीं बनती किसी की परछाई। 21 जून को सूरज होता है इस रेखा के ठीक ऊपर। तब होती है एक खास बात, उत्तरी गोलार्ध में यह होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये रेखा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। जिस दिन पाकिस्तान एक सहज देश होगा, एक एंटी इंडियन नेशन नहीं होगा, बल्कि एक अपने आप में एक देश होगा, तब वो इस साझा विरासत को स्वीकार करेगा ही। राजेंद्र माथुर का लेखन तथ्यपरक और पक्के इतिहास बोध के साथ होता था। उनकी नजर, उनका शहर। देखिए राजेंद्र माथुर पर एक खास कार्यक्रम। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. आज तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। 1905 में आज ही के दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा हुई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का फिर से जिंदा किया जाना शामिल था। भारत सरकार ने इस आंदोलन की याद के तहत 2015 में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का ऐलान किया था। इस दिवस को मनाने का मकसद हथकरघा उद्योग के महत्व को समझना है, साथ ही देश में इसके सामाजिक आर्थिक योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। हथकरघा क्षेत्र विविध आयाम, पर्यावरण हितैषी और असंख्य बुनकरों के रोजगार का स्रोत है। इसके अलावा कई महिलाएं भी इससे जुड़ी हैं।
हथकरघा क्षेत्र का विकास महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मौके पर हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए गुवाहाटी में तीसरे हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाएगा। वेनेजुएला के शहर वेलेंसिया के आर्मी बेस पर हथियारबंद समूह को सरकार ने नाकाम करने का दावा किया है। सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो 2 हमलावरों को मार गिराने जबकि 8 को पकड़ लेने की बात कही है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति मदुरो ने सेना को इस हमले को नाकाम करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने इस हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। वहीं कई फरार हमलावरों की तलाश जारी है। उत्तर पश्चिमी शहर वेलेंसिया में करीब 20 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया था। सत्ताधारी दल सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता डियोसडाडो काबेलिया ने ट्विटर पर इस घटना को आतंकी हमला बताया है। वहीं नाइजीरिया में गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है। दक्षिण पूर्व नाइजीरिया में एक चर्च पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए हैं। हमला ओनिचा शहर के पास ओजुबुलु स्थित सेंट फिलिप्स गिरजाघर को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने चर्च में प्रार्थना के दौरान अचानक ये हमला किया। हमले के वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बात क्रिकेट की। कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। मैच के चौथे दिन लंच के बाद भारत ने मुकाबले में जीत दर्ज की। श्रीलंका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। जडेजा के अलावा अश्विन और पांड्या को 2-2 और उमेश यादव को 1 विकेट मिला। श्रीलंका की ओर से दिमित करुणारत्ने ने सबसे ज्यादा 141 रन बनाए। मैच में 70 रन की पारी खेलने के साथ ही पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के लिए जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 622 रन बनाए थे। अभी सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जाना बाकी है। भारतीय टीम की टेस्ट सीरीज में ये लगातार 8वीं जीत है। दूसरी विकेट आज सुबह की। आज रक्षाबंधन है। भाई बहन के प्यार का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। कलाई पर धागे की डोर भाई बहन के उस अनमोल रिश्ते का प्रतीक है जो ताउम्र जुदा नहीं होता। ये धागा रिश्तों का वो पावन सूत्र है जो भारतीय समाज के संस्कारों से निकला है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार हर साल एक दूसरे का साथ देने का एहसास कराता है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में खास समारोह का आयोजन होता है, जहां राखी बांधकर रिश्तों की मजबूत नींव रखी जाती है। अपनों से दूर और देश की सुरक्षा में मुस्तैद जवानों की कलाई इस खास मौके पर कभी सूनी नहीं रहती। रक्षाबंधन के पावन पर्व पे हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर तैनात है। देशवासियों को हमें इंश्योर करते हैं कि हम यहाँ पे तैनात हैं, आपको सुरक्षा संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रक्षाबंधन का पर्व खुशी से मनाएं। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात जवानों के साथ स्कूली छात्राओं ने भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया। तो उधर देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। के साथ मुझे रक्षाबंधन मनाने का मौका मिला। हैप्पी रक्षाबंधन। बीएसएफ को भी। रक्षाबंधन महज एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है जो आज भी हमें अपने परिवार और संस्कारों से जोड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव ने भारतीय साहित्य और संगीत को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया। कवि, कहानीकार, नाटककार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार, उनके रचनात्मक व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं। आइए याद करते हैं गुरुदेव को। ये झलक है इतिहास के उन महान पलों की जब शांति निकेतन में 20वीं सदी की 2 महान हस्तियों महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मुलाकात हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का नाम दिया था, तो गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी।
गुरुदेव ने भारतीय संगीत में रबींद्र संगीत का एक नया आयाम जोड़ा। टैगोर की कृतियों ने भारतीय सिनेमा को भी प्रभावित किया। उनकी कहानियों पर काबुलीवाला, तीन कन्या, चारुलता और घोड़े बायरे जैसी फिल्में बनी। गुरुदेव बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता हैं। उन्हीं के गीत एकला चलो रे ने आजादी के आंदोलन के दौरान देशभक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज मशहूर गीतकार गुलशन कुमार मेहता की पुण्यतिथि है। फिल्मी दुनिया में लोग उन्हें गुलशन बावरा के नाम से भी जानते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले और यारी है ईमान मेरा जैसे गीतों को लिखने वाले गुलशन बावरा के तराने आज भी लोगों के जहन में बरकरार हैं। फिल्म जगत के 49 साल के लंबे सफर में उन्होंने करीब 250 गीत लिखे। फिल्मों से पहले बावरा भारतीय रेल में काम करते थे। उन्हें पहला गीत लिखने का मौका 1959 में फिल्म चंद्रसेना में मिला। उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी और आर.डी. बर्मन के साथ भी काम किया। गुलशन बावरा को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। भूकंप से जुड़ी जानकारियों को आसान बनाने और कम समय में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप भूकंप के केंद्र और इसकी तीव्रता की जानकारी काफी कम समय में मुहैया कराएगा। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसे इंडिया क्वेक का नाम दिया गया है, जो 2 मिनट से भी कम समय में भूकंप के केंद्र, समय और उसकी तीव्रता की जानकारी देगा। ऐप को आसानी से कोई भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही अर्थक्वेक रिकॉर्ड होगा इन ऑब्जर्वेटरीज पे, हमारे सेंटर में डेटा आएगा और वो अर्थक्वेक लोकेट होगा, वो इस ऐप पे आ जाएगा और जितने भी लोग हैं जिनके पास भी ये ऐप है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र का 84 स्टेशनों का नेटवर्क है। ये स्टेशन वास्तविक समय में डेटा संचार के लिए रीसैट के माध्यम से राष्ट्रीय भूकंप केंद्र से जुड़े हुए हैं। भूकंप आने की स्थिति में राष्ट्रीय भूकंप केंद्र SMS, ईमेल और फैक्स के जरिए भूकंप की जानकारी देता है, लेकिन इंडिया क्वेक ऐप की मदद से इन जानकारियों के प्रसार में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को सबको क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि एक सिलेक्टेड फ्यू को दें हम लोग कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, NDMA को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दें। ये सारी इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए, जितनी भी पब्लिक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। बेंगलुरु से अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस विधायक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्यसभा के लिए कल मतदान। अमरनाथ यात्रियों पर लश्कर आतंकियों ने किया था हमला। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, पुलवामा में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी। न्याय और धार्मिक सहिष्णुता मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी। NLU के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का बयान।
भीड़ तंत्र के खतरे से किया आगाह। वेनेजुएला के वेलेंसिया आर्मी बेस पर हमला, 2 आतंकी ढेर, 8 गिरफ्तार, फरार हमलावरों की तलाश जारी। और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने जीता दूसरा मुकाबला, श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराया। सीरीज पर भारत की अजय बढ़ा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं योग से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम योग। नमस्कार।